Hello everyone, this is Priyaranjan and you are watching me at Photon Physics for All। और ये थर्ड लेक्चर हो गया वेक्टर का। इसमें हम लोग देखेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर्स, दो भी वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। और अगर वीडियो लंबा हुआ तो हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर या सिंपल कह लो ऑपरेशन ऑफ वेक्टर हम लोग देखेंगे। वेक्टर ऑपरेशन क्या क्या होता है, एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। और मल्टीप्लिकेशन भी दो तरह के, ये सारा चीज हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहली बात हमारी ये है कि हम लोग देख लें एंगल बिटवीन वेक्टर्स। जैसे लाइन की बात की जाती है, ये दो लाइन है ना, तो लाइन के बीच में कैसे भी हो जाए एंगल बनेगा। ऐसा लाइन कुछ भी कट करे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल होगा लाइन के बीच में। लेकिन वेक्टर में ऐसा लोचा है कि तुम कुछ भी कर लो कि हाँ ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा वाला धंधा नहीं चलता। वेक्टर के बीच जब एंगल निकालते हैं, आपको पता है वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, एरो होता है, आपको पता है ना, लाइन एरो होता है। चलो ठीक है, तो वेक्टर के बीच में जब एंगल निकालते हैं तो कब निकालेंगे, जब वेक्टर का या तो टेल एक साथ हो, वेक्टर ए है मान लें और ये वेक्टर बी मान लें, तो वेक्टर ए और बी का टेल एक साथ हो, या वेक्टर ए और वेक्टर बी का हेड एक साथ हो, तभी पॉसिबल है कि एंगल हम लोग काट पाए। अगर मान लो एक का हेड है और एक का टेल है, तब हम लोग ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये जो एंगल बना रहा है वो हमारा ए और बी के बीच का एंगल है। ये हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, तब हमें कुछ न कुछ और लोचा करना पड़ेगा। क्या लोचा करना पड़ेगा हम लोग आगे देखेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि एंगल बिटवीन वेक्टर तभी पॉसिबल है जब टू वेक्टर्स आर ज्वाइन टुगेदर बाय हेड टू हेड और टेल टू टेल। अगर हेड टू हेड या टेल टू टेल अगर ज्वाइन करें तभी उनका एडिशन पॉसिबल है, तभी उनका इनके बीच का एंगल बताना पॉसिबल है। अदरवाइज आपको कुछ और करना पड़ेगा। ऐसा नहीं एंगल नहीं बता सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत आपको इधर उधर लोचा करना पड़ेगा। ओके, तो तुमने कहा कि ठीक है सर, पहला पॉइंट एंगल बिटवीन वेक्टर, ये मैथमेटिक्स है। मैं बता दूं कि हम लोग डेफिनेशन ऑफ नेशन नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग मैथमेटिकल अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। ये क्या पढ़ रहे हैं, वेक्टर अलजेब्रा, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। तो कुल मिला के अगर मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, अभी मैथमेटिक्स बता रहा हूँ, तो आप क्या कहोगे, सर कोई नहीं मैथमेटिक्स में लैंग्वेज तो होता है बहुत कम, बस आपको बातें समझना है। एंगल कब डिफाइन होगा, जब हेड टू हेड या टेल टू टेल होगा तभी एंगल डिफाइन होगा, अदरवाइज एंगल डिफाइन नहीं कर सकते। तुमने कहा ओके सर, इसका स्क्रीनशॉट लेते चलना है, जब जरूरत पड़े पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते चलना है। मैंने दूसरा पॉइंट बताया एंगल के बीच में, एंगल थीटा, एंगल मतलब थीटा मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 180 से ज्यादा नहीं होगा। इफ इट एक्सीड देन 180 से एक्सीड करता है तब क्या करेंगे, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 180, अगर 180 से ग्रेटर हो जाए देन क्या करोगे, देन इट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 360। अभी क्यों सब्ट्रैक्ट करते हैं वो भी दिखा रहा हूं, देख ध्यान से। इसका तो स्क्रीनशॉट ले रखा होगा बहुत सारे का। मैंने बोला कि दो वेक्टर है ए और बी, मान लो इनके बीच का एंगल हम लोग 200 कर देते हैं। इसके बीच का एंगल, इसके बीच के एंगल को क्या कर लेते हैं हम लोग 200। यहाँ से मान लो वेक्टर ए था, ये था वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल है 200। तो 200 नहीं होगा तो तुम कहोगे सर एंगल बाहर से बन रहा है और एंगल अंदर से भी बन रहा है, अब कौन सा एंगल लेंगे सर। तो मैंने बोला कि कौन सा एंगल आपने लेना है, आपको वो एंगल चूज करना है जो 180 से कम हो या 180 के इक्वल टू हो। सो 180 से इक्वल टू ऊपर वाला दिया एंगल, ये वाला एक पॉइंट के अराउंड कितने का एंगल बनता है, 360 का। तो आप प्लेन में तो कहोगे 360 माइनस 200, सर ये 160 डिग्री एंगल है। एंगल कितना है, 160 डिग्री। तो कुल मिला के तुमने कहा कि सर सिंपल सी बात थी
160 डिग्री है। एंगल बिटवीन ए एंड बी अगर 200 दिया है तो 200 नाम मान के क्या चलोगे 160, क्यों? क्योंकि 200 180 से ज्यादा है। अगर मान लो एक और मैं बता दूं कि मान लो हेड टू हेड दो वेक्टर मिल रहे हैं, हेड टू हेड दो वेक्टर मिल रहे हैं ऐसे, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी, और इधर वाला एंगल दे रखा है आपने, आपके पास है 220 डिग्री, है ना? कितना है? 220। सपोज करो नहीं 300 कर लेते हैं, 300 नहीं कर लेते हैं, 240 कर लेते हैं, 260 कर लेते हैं, 240 कर लेते हैं। तो बताओ, तो 240 180 से ज्यादा है तो क्या करोगे? 360 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? थीटा मस्ट बी 360 डिग्री माइनस 240 मतलब 120। क्यों इधर वाला एंगल नहीं लेके इधर वाला एंगल लोगे? कि एंगल जब भी होता है भाई कितना से कम होता है? 360 से। एक बात आपको याद रखना है हमेशा कि एंगल बिटवीन वेक्टर कब होगा? जब वेक्टर या तो हेड टू हेड होगा या टेल टू टेल होगा, तभी हम लोग एंगल के बारे में कुछ कह पाएंगे। अगर नहीं हो तो शिफ्टिंग होता है, कैसे होता है वो हम लोग जानेंगे, लॉज पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। और एंगल अगर आपको दिख रहा है वही होगा कब? जब वो एंगल 180 या उससे कम हो। अगर 180 या उससे ज्यादा होगा, 180 से ज्यादा होगा तो क्या होगा? 360 से आपको क्या करना है भाई साहब? सब्ट्रैक्ट कर लेना है। दैट्स ऑल, ये था एंगल के बारे में। चलो अब मान लो इसको मैं मिटा दूं, स्क्रीन पॉज करके फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। तुम कहोगे सर मान लो आप कि अगर एंगल हमारा हेड टू हेड या टेल टू टेल नहीं है तो क्या करेंगे? तब कैसे एंगल निकालेंगे? तब क्या एंगल नहीं माना जाएगा कि एंगल बिटवीन ए एंड बी होता ही नहीं है? होता है, तब भी एंगल होता है। तब उसके लिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि इफ ए एंड बी नॉट कंबाइंड एज हेड टू हेड और टेल टू टेल, अगर ए और बी हेड टू हेड या टेल टू टेल ज्वाइन नहीं हो तब क्या करेंगे? तब हमें दो रूल अपनाना होता है, या तो वेक्टर को शिफ्ट करते हैं या फिर उसी लाइन पे आगे या पीछे करते हैं। आपको दूसरा फैक्ट क्या है, कैसे निकालना है, दूसरा भी मैं सिखा रहा हूं। इफ ए एंड बी वेक्टर्स आर not like head to head or tail combination, हेड टू हेड या टेल कॉम्बिनेशन अगर नहीं हो तो वेक्टर ए एंड बी के बारे में क्या ख्याल है आपका? तुमने कहा कि ख्याल तो बहुत उत्तम है सर। देन आपको दो चीजें फॉलो करना है। एक, shift the any vector parallelly, पैरेलली शिफ्ट करना है। पहला रूल मतलब पहला नहीं, इसको मानो, इसको दूसरा मानो। ये दो बर्मास्त्र है, इसको दूसरा मानना, पहला नहीं मानना। सबसे पहले move the vector along same line forward और backward नहीं कहते, रिवर्स बोलेंगे। पहला उसी लाइन। अब क्या होगा ये लैंग्वेज जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से आएगा। अब एक आध एग्जाम्पल कराएंगे तो फिर तुम लोग सीख लोगे। अगर ये भी काम तरकीब में ना आए, ये भी तरकीब हमारे काम में ना आए, ये भी काम में ना आए तो क्या करेंगे? देन दूसरा, शिफ्ट द वेक्टर, एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर शिफ्ट कर सकते हो, एनी वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ, खुद के पैरेलल शिफ्ट करना है। ये दो रूल अपनाओगे तो बन जाएगा। तुमने कहा ओके सर, इसका स्क्रीनशॉट मैं ले रहा हूँ सर, आप एग्जांपल करके बताओ। दोनों रूल को, लॉ को आप रहने देना, मिटाना नहीं सर। मैंने कहा ओके। चलो सपोज करो कि वेक्टर ए ऐसे है और वेक्टर बी ऐसे है और इनके बीच का एंगल दे रखा है 90 डिग्री।
ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन हम लोग देखेंगे। देखो वेक्टर बी का हेड है और ए का टेल है। यहाँ हेड हेड या टेल टेल कॉम्बिनेशन नहीं है, तो नहीं है तो पहला ब्रह्मास्त्र उठाएंगे। पहला चीज हम लोग पहला तरकीब अपना अपनाएंगे कि शिफ्ट मूव करेंगे वेक्टर को, या तो ए को। अब सेम लाइन के लॉन्ग क्या है, मान लो ए इस लाइन के लॉन्ग है तो या इसी लाइन के आगे या इसी लाइन के पीछे ले जाओ। अगर ए वेक्टर को उठा के आगे की तरफ ले जाओगे तो इनके बीच का अटैचमेंट टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाएगा तो एंगल कहाँ से बनेगा, तो इस ए वेक्टर को आगे ना बढ़ा के पीछे बढ़ाएंगे। जब ए वेक्टर को पीछे बढ़ाओगे तब ये कैसे बन जाएगा, देखना ध्यान से। वेक्टर ए और वेक्टर बी, पहले ये कहाँ था, पहले ये हमारा यहाँ हुआ करता था। अब तुम कहोगे कि सर शिफ्ट करने से क्या, देखो वेक्टर का डेफिनेशन है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इस एरो को ऊपर रखो नीचे रखो, उसका लेंथ नहीं बदलेगा तो मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। अब सेम लाइन के क्रॉस आगे या पीछे जा रहा है तो डायरेक्शन बदलेगा, नहीं बदलेगा। तो ना तो डायरेक्शन बदल रहा है ना ही मैग्नीट्यूड बदल रहा है, जिसके कारण वेक्टर में कोई चेंजिंग नहीं है। ऊपर अगर वेक्टर ए है तो शिफ्ट करने के बाद भी वेक्टर ए होगा, ए डैश नहीं हो जाएगा, A1 नहीं हो जाएगा, A2 नहीं हो जाएगा, वेक्टर सेम रहेगा। यही रीजन हम लोग शिफ्ट करते हैं। तो तुमने किया शिफ्ट, ये वाला एंगल कितना दे रखा था 90 डिग्री। क्यों बताओ, एक लाइन पे 180 का एंगल बन रहा है, तो अगर इधर से 90 है तो इधर से भी कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो ए और बी के बीच का एंगल कितना हो गया 90। क्यों, यहाँ पे कौन कौन सा कॉम्बिनेशन, देखो दोनों का हेड हेड है। तुमने कहा ना सर ना, मैं ए को ना शिफ्ट करूंगा। दूसरा मेथड 2 बताइए सर, मैं बी को शिफ्ट करना चाहता हूँ। हमारा क्वेश्चन यही ना है, ये वाला वेक्टर ए और ये वाला वेक्टर बी। तुमने कहा सर मैं बी को शिफ्ट करना चाहता हूँ सर, और एंगल 90 डिग्री देता है। मैंने कहा कोई नहीं, बी को शिफ्ट करने तो आता ही होगा, रेड मार्क ले लो, ब्लू ले लेगा। शिफ्ट करने आते हैं, बस शिफ्ट कर देना है बी को उसी लाइन के क्रॉस, पीछे या आगे। पीछे जाओगे तो अटैचमेंट टूट जाएगा, तो फिर टूटेगा तो फिर आपका एंगल कैसे फॉर्मेशन होगा, फॉर्म नहीं होगा। तो आप आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे तो इसका हेड आगे बढ़ जाएगा और इसका टेल यहाँ पे आ जाएगा। वेक्टर बी बी ही रहेगा, क्योंकि इसमें इसके ना तो डायरेक्शन में फर्क हो रहा है और ना ही मैग्नीट्यूड में कोई फर्क पड़ रहा है। तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम है तो वेक्टर भी नहीं है, तो नीचे बी तो ऊपर भी बी। अब देखो एक लाइन पे 180 का, उसी लाइन पे आगे पीछे कर रहे हैं। एक लाइन पे कितने का एंगल होता है 180, इधर 90, तो इधर से कितना हो जाएगा 90। अब देखो दोनों का कौन कौन सा कॉम्बिनेशन है, यहाँ टेल टेल। यहाँ अभी भी एंगल कितना है, ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है। कोई भी मेथड से बनाओ, एक बार एंगल सही आ गया तो बार बार वही एंगल आएगा। अदरवाइज अगर गलत अलग अलग आ रहा है तो तुम गलत हो, तुम्हें निकालने नहीं आ रहे हैं। तो शिफ्ट, तो पहला समझा कैसे हम लोग इसी लाइन के क्रॉस आगे या पीछे करते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन आता है, उस पर आप करके बताओगे। जैसे एक आध क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ। ये अब तो आपका ये नीचे वाला काम तमाम हो गया होगा। देखो ए वेक्टर ए है, ए वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल दिया है 40 डिग्री। एंगल नहीं दे रखा है। अब बताओ एंगल क्या होगा। अगर सीधे डायरेक्ट देख के कहोगे कि सर 40 डिग्री तो गलत है। क्यों, क्योंकि ना तो हेड हेड है ना टेल टेल है, बीच से जुड़ा हुआ है। तो क्या करोगे, ए को भी आगे बढ़ाओ, थोड़ा सा खिसका दोगे यहाँ, तो नीचे वाला जो पीछे वाला है उसका टेल यहाँ पे पहुंच जाएगा। चलो बी को भी आगे थोड़ा सा खिसकाओगे तो बी वाले का भी टेल पहुंच जाएगा। तब यहाँ कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, टेल टेल। अब तब हमारा एंगल कितना होगा 40 डिग्री। अदरवाइज डायरेक्ट देख के बताओगे तो गलत है, क्योंकि यहाँ पे ना तो हेड हेड कॉम्बिनेशन था ना टेल टेल कॉम्बिनेशन था। सपोज करो तुम कहना चाह रहे नहीं सर मैं ऐसे नहीं करना चाहता हूँ, इसी क्वेश्चन को सर दूसरे मेथड से करके बताओ। मैंने कहा ठीक है, आगे बढ़ा है तुम पीछे बढ़ा लो। क्वेश्चन यही है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। तुमने कहा सर पीछे करूंगा तो क्या होगा, मैंने कहा ध्यान से देखो, अगर पीछे करोगे तो ये पीछे आएगा और इसका ये जो हेड है यहाँ चलाएगा। और जब एक को पीछे करोगे, दोनों को पीछे, एक को आगे और एक को पीछे करोगे तो नहीं, दोनों को पीछे या तो दोनों के आगे को आगे। इसको पीछे करोगे तो ये पीछे आ जाएगा और इसका हेड यहाँ आ जाएगा।
अब वर्टिकल या अपोजिट एंगल क्या होता है, सेम। इधर अगर 40 डिग्री है तो इस साइड भी क्या होना चाहिए, 40 डिग्री। अभी भी है, अब तो हेड हेड कॉम्बिनेशन है, लेकिन एंगल बिटवीन ए एंड बी अभी भी कितना है भाई साहब, 40 डिग्री है। तो किसी भी मेथड से बनाओ, एक बार अगर सही आंसर आ गया तो बार बार आपका आंसर क्या आएगा, सही। तुमने कहा ठीक है सर, बहुत सारा चीज मैंने देख रखा है, अब आप ऐसा करो, क्या करो आप, कि कुछ एक्स्ट्रा कुछ अलग तरह का क्वेश्चन करो। मैंने कहा ओके, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले रखा होगा। एक लाइन पे आगे या पीछे, होमवर्क भी लास्ट वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पे आपको फोटो दिख जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट लेके होमवर्क करके होमवर्क कर लोगे प्रैक्टिस के लिए तो बेटर रहेगा, है ना। तुमने कहा ओके सर, मैं देख करके देखता हूँ क्या क्या हो रहा है। सपोज करो, क्या सपोज करना है कि सर्कल है और ये डायमीटर है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल निकालना है मुझे। नहीं, वेक्टर बी नहीं, वेक्टर बी ऐसे है, दोनों के बीच का एंगल निकालना है मुझे। अब किसी भी एक वेक्टर को उसी लाइन पे आगे करो पीछे करो कभी मिलने से रहा, तो दूसरा तरीका अपनाना है। दूसरा तरीका क्या कहते हैं भाई साहब, की वेक्टर को शिफ्ट करो पैरेलली, या तो ए को शिफ्ट करो या बी को। पैरेलल शिफ्ट करने के क्या मतलब है, टेंजेंट है तो 90 डिग्री होगा, ऑब्वियस बात है, और ये भी कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। चलो, अगर इधर से 90 है तो इधर से भी एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। जब पैरेलल शिफ्ट करते हैं मतलब हमेशा एंगल एक्सिस के साथ सेम रहेगा। जब इसको पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पे ए को बिठा देते हैं, ए को क्या बिठा देते हैं यहाँ पर, ये वेक्टर हो गया ए, है ना। शिफ्ट करने के बाद मैंने तो इधर 90 तो इधर भी क्या है 90, तो ये वाला एंगल कितना होगा 90। अब बताओ दोनों का टेल टेल जुड़ा हुआ है कि नहीं, पहले तो कुछ नहीं था, पहले तो अटैचमेंट ही नहीं था, हेड हेड और टेल टेल तो दूर की बात है। तो अब आ गया टेल टेल, तो अब एंगल कितना आएगा, एंगल क्या होगा 90 प्लस 90, 180 डिग्री होगा। कितना एंगल होगा, 180 डिग्री। तुमने कहा ठीक है सर 180 से ज्यादा होगा तब ना 360 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 180 है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने कहा ओके। इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा जो आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है। कभी कभी क्या होता है लेंथी क्वेश्चन देता है, उसको भी स्क्रीनशॉट पे उतार लो फटाफट से। तुमने कहा कि सर कभी कभी लेंथी वाला भी एग्जांपल करवा दो कि लेंथी क्वेश्चन हो तो क्या होगा। मैंने कहा देख इधर ए एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, कभी कभी क्या देगा, ये वेक्टर है ए एंगल बना रहा है 30 डिग्री, ये वेक्टर दे देगा ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री, ये वेक्टर दे देगा बी, बोलेगा फाइंड आउट द एंगल बिटवीन ए एंड बी। दोनों से कोई नाता रिश्ता नहीं है, कैसे आगे बढ़ाएंगे पीछे वाला बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में सिंपल सा फंडा है, हर एक वेक्टर को शिफ्ट करके आपको ओरिजिन पे लाना है। जैसे एक्स एक्सिस साथ इधर से कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, जब इसको पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पे लाओगे, पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पे लाओगे तो भी ये एंगल कितना बना रहा होगा 30 डिग्री। और वेक्टर बी यहाँ पर है, जब इसको शिफ्ट करके इधर लाओगे यहाँ पर तो भी एंगल कितना डिग्री बना रहा होगा, इधर से 60 डिग्री, इधर से। तो ये हो गया वेक्टर बी। अब दोनों का क्या क्या जुड़ा हुआ है, टेल टेल। तो ये शिफ्टिंग वाला खेल खेलना है। अब पैरेलल शिफ्ट करने आना चाहिए आपने। तो इधर से अगर 60 डिग्री है तो इधर से कितना होगा 30। अब बताओ ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ये टोटल एंगल कितना होगा। तुमने कहा सर 30 और ये 90, सब थीटा हो जाएगा 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री, मतलब 150 डिग्री सर, 150 डिग्री। मैंने कहा ठीक है। तुमने कहा ना सर उल्टा, आप उल्टा चल के बताओ सर, आप तो इधर से कर लिए इस साइड से बताओ। मैंने कहा कोई टेंशन वाली बात नहीं, ध्यान से देखो ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60। अब हमारे पास एंगल टोटल अगर इधर से निकाले तो टोटल एंगल कितना होगा, मेथड 2 से निकाले तो अगर टोटल एंगल कितना होगा, तुमने कहा सर 90 थीटा हो जाएगा सर 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, सर हो गया 210 डिग्री। मैंने कहा 180 से ज्यादा है कम, तुमने कहा सर ज्यादा है, तो क्या करेंगे थीटा कैसे निकालेंगे, तो थीटा निकालेंगे थीटा डैश मान लो 360 डिग्री माइनस 210 कितना होगा 150। स्टिल नाउ हमारा आंसर सही है कि गलत है, वही है सही अलग है, वही है। तो मेथड एक मेथड से करके अगर कर लिए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नेक्स्ट मेथड भी से भी वही आंसर आएगा, दूसरा कोई अलग अलग आंसर नहीं आएगा।
चलो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग कल देखेंगे एंगल ऑफ वेक्टर के बाद, एंगल ऑफ वेक्टर के बाद या एंगल बिटवीन वेक्टर के बाद हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। बेसिकली एडिशन ऑफ वेक्टर के पहले हम लोग एक छोटा सा टॉपिक देते हैं वेक्टर ऑपरेशन, मतलब वेक्टर का क्या क्या ऑपरेशन हो सकता है। जैसे हमने मैथमेटिक्स में पढ़ रखा है 4 तरह का ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, क्या इसमें भी डिवीजन पॉसिबल है या नहीं, ये सारा चीज आपको देखना है ना। सो इसको हम लोग नाम देंगे वेक्टर ऑपरेशन। वेक्टर ऑपरेशन में हम लोग देखेंगे एडिशन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वेक्टर ऑपरेशन में क्या क्या पॉसिबल है। क्या वेक्टर के साथ एडिशन पॉसिबल है? हमने कहा हाँ सर। क्या वेक्टर के साथ स्केलर का एडिशन पॉसिबल है? तुमने कहा ना सर। तुमने कहा नहीं, वेक्टर का स्केलर के साथ कभी भी एडिशन नहीं हो सकता है, या फिर स्केलर का वेक्टर के साथ एडिशन नहीं हो सकता है। बात बराबर है, लेकिन कभी कभी ऑर्डर चेंज करने पर हो सकता है, गड़बड़ हो जाता है। वेक्टर के साथ प्रोडक्ट ए प्लस भी कर देता हूँ, माइनस भी कर देता हूँ ना, दोनों। वेक्टर के साथ प्रोडक्ट संभव है, ठीक। वेक्टर का स्केलर के साथ प्रोडक्ट भी संभव है। वेक्टर का स्केलर के साथ प्रोडक्ट संभव है, लेकिन वेक्टर का स्केलर के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। वेक्टर का वेक्टर डिवीजन, वेक्टर है, क्या वेक्टर को, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से डिवाइड किया जा सकता है? तो पॉसिबल नहीं है। वेक्टर का वेक्टर के साथ डिवीजन पॉसिबल नहीं है। वेक्टर का वेक्टर के साथ एडिशन पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, लेकिन डिवीजन पॉसिबल नहीं है। अच्छा, वेक्टर का स्केलर के साथ प्रोडक्ट सिर्फ पॉसिबल है, ना तो प्रोडक्ट या डिवीजन पॉसिबल है। प्रोडक्ट भी पॉसिबल है और डिवीजन भी कर सकते हो, लेकिन वेक्टर का स्केलर के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तुमने कहा ठीक है सर, यही है वेक्टर ऑपरेशन। तो वेक्टर ऑपरेशन में तुम्हें जो पढ़ना है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं बेसिक चीज आपको बता दिया कि हाँ वेक्टर के साथ क्या क्या एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन पॉसिबल है। चलो, जो हमें पढ़ना है उसका नाम है वेक्टर एडिशन या एडिशन ऑफ वेक्टर। तो एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है? तुमने कहा किसी भी क्वांटिटी में कुछ ऐड करते हैं हम लोग, क्या होता है? क्वांटिटी बढ़ता है, ठीक उसी तरह एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर को ऐड करेंगे तो क्वांटिटी बढ़ेगा, वेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। ओके, तुमने कहा ठीक है सर। सो वेक्टर एडिशन कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा बताओ सर। तो आपने वेक्टर ऑपरेशन में क्या क्या पढ़ना है? एडिशन, क्या पढ़ना है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट दो तरह का होता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन दो तरह का होता है। एक डॉट या इसको स्केलर भी बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा होता है क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट। बड़ा फेमस नाम है, जो पहले वाला जिन दोनों का नाम है फेमस है। स्केलर प्रोडक्ट भी होता है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट हम लोग कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट भी होता है, लेकिन हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी होता है, लेकिन हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। तो बड़ा फेमस है, क्या भाई साहब? फेमस है डॉट और क्रॉस। तो प्रोडक्ट दूसरे तरह। तो ये आपको ऑपरेशन पढ़ना है, एक पढ़ना है एडिशन, एक पढ़ना है सब्ट्रैक्शन, और एक पढ़ना है प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। उसके पहले थोड़ा बेसिक छोटा छोटा चीज हम लोग निकालें, छोटा छोटा चीज हम लोग समझ ले कि आखिर क्या होता है, ठीक। सो हम लोग चलेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर पे। एडिशन ऑफ वेक्टर होता क्या है, डेफिनेशन थोड़ा देख लेते हैं। और एडिशन ऑफ वेक्टर को ऐड करने का कितना कितना तरीका होता है, क्या कोई रूल है और कितना रूल होता है? डेफिनेशन में आपने पढ़ा था कि वेक्टर के डेफिनेशन में इट फॉलो द ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और वेक्टर ऑपरेशंस, है ना। तो ट्रायंगल्स लॉ भी हमको पढ़ना है। ट्रायंगल्स लॉ क्या होता है, ये सारा चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है।
एडिशन ऑफ वेक्टर। सो एडिशन ऑफ वेक्टर कहता है कि मान लो वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। वेक्टर ए और बी को जब जोड़ेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करेंगे तो एक नया वेक्टर आएगा आर वेक्टर। इस आर वेक्टर को हम लोग बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। सो दो वेक्टर मिलकर तीसरा भी वेक्टर नहीं बनता है। दो वेक्टर का एडिशन या दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन वेक्टर नहीं देता है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी मिलके बना एक नया वेक्टर जिसका नाम रखा हमने रिजल्टेंट वेक्टर। और आर हम लोग डिनोट करेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर इसको कहते हैं। तो हमेशा याद रखना रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। इट इज द इक्विवेलेंट वेक्टर ऑफ एड और एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट वेक्टर्स। 2 जरूरी नहीं है, 2, 3, 4, 5, 10, 50 कुछ भी हो सकता है। 2 के लिए हम लोग 2 रूल पढ़ेंगे और 1 से ज्यादा 2 से ज्यादा के लिए पॉलीगन्स लॉ पढ़ेंगे। कौन सा लॉ पढ़ेंगे? पॉलीगन्स लॉ। तो तुमने कहा कि सर एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ ऐसा प्रोपगेशन जिसमें वेक्टर का क्वांटिटी बढ़ता है इसको एडिशन बोलते हैं। और एडिशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी में जो रिजल्टेंट मिलता है दोनों के ए और बी को जोड़ने के बाद जो फाइनल वैल्यू मिलता है वो वेक्टर ही होगा और उसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर और उसको डिनोट करते हैं हम लोग आर से। तुमने कहा ठीक है सर रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर समझ में आया, लेकिन सर रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर को कैसे हम लोग जोड़ेंगे, कैसे जोड़ने का क्या तरीका होता है, रूल्स क्या होता है, लॉज क्या होता है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर के बेसिकली 3 रूल्स हैं, 3 लॉज हैं और 3 लॉज को एक एक करके देखेंगे और बहुत अच्छे से सारा चीज समझ में आएगा, है ना। मैंने बोला कि वेक्टर का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी। तुमने कहा सर एडिशन ऑफ वेक्टर का किसका भाई साहब, एडिशन ऑफ वेक्टर का कितना रूल है। मैंने बोला कि एडिशन ऑफ वेक्टर का बेसिकली 3 रूल है। पहला ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल्स लॉ है वेक्टर एडिशन का। दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये जो दोनों रूल है लगभग रिजल्ट सेम होता है, लगभग सब कुछ सेम होता है, कहने का तरीका अलग होता है। और इस दोनों रूल ओनली फॉर 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर को जोड़ने के लिए यूज होता है ये दोनों लॉ। लेकिन जो तीसरा लॉ है वो पॉलीगन्स लॉ है, पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ए फॉर 2 and more, 2 and more, 2 के लिए भी और मोर के लिए भी वैलिड है। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, 2 के लिए। और ये 2 के लिए भी वैलिड है, ऐसा नहीं कि पॉलीगन लॉ 2 के लिए नहीं वैलिड है, वैलिड है 2 के लिए वैलिड है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 50 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जितना लिखना है उतना, तो जितना वेक्टर को तुम्हें ऐड करना है ऐड कर सकते हो इस लॉ के थ्रू। कौन से लॉ भाई साहब, पॉलीगन्स लॉ। अब एक एक लॉ देख कहता क्या है, इसको कैसे जोड़ते हैं, कैसे रिजल्ट निकालते हैं, एक एक करके हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो और मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे तो समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। स्क्रीनशॉट लेते रहना भाई साहब, वीडियो पॉज कर करके स्क्रीनशॉट लेते रहना, नोट्स बनाते रहना, फायदे का सौदा है। ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहते हैं वो थोड़ा हम लोग देख लेंगे। ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, ये मैंने बोला ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स है तो जरूर ट्रायंगल का कुछ खेल होगा, है ना। ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि 2 वेक्टर किसी ट्रायंगल का, पहले ट्रायंगल पढ़ाते हैं, कहता है किसी ट्रायंगल को कंसीडर करो, किसी ट्रायंगल का 2 एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड मान लो वेक्टर ए है, 2 एडजेसेंट साइड, ए वाला साइड ए वाला, एडजेसेंट में लगातार साइड, 2 डिफरेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करे, 2 डिफरेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करे, तो तीसरा साइड
रिजल्टेंट होता है, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होता है अगर इन दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन या ये दोनों करेक्ट ऑर्डर में रहे। कौन से ऑर्डर में रहे? करेक्ट ऑर्डर। और करेक्ट ऑर्डर क्या है कि जिन दो को मैं जोड़ रहा हूं, जैसे ए और बी को जोड़ रहा हूं, तो ए और बी का ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेंस ऑफ रोटेशन कैसे समझेंगे? इधर टेल से हेड ऐसे जा रहा है ऐसे, और इधर टेल से हेड ऐसे जा रहा है, तो ए और बी मिलके आर होगा। क्या होगा? ए और बी के मिलके आर होगा। ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि इफ triangles of any if two vectors represent the triangles of any sides of any triangles, then third sides represent the sum of or resultant vector। कुल मिलाकर अगर अच्छे से कहे इसको पॉच ना करते हुए, if two vectors represented by the two adjacent side of triangles, then third side will represent the resultant vector of these two when they are in correct order। ऑर्डर क्या होना चाहिए? करेक्ट। और ऑर्डर कैसे पहचानेंगे? तो ये वाला, ये धंधा आपको आना चाहिए। इस पर मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ। ट्रायंगल्स लॉ तो पता चला ही, अब मैं लिखा भी दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। अच्छा, पहले ट्रायंगल्स लॉ लिखा देता हूँ, लिखो तो। अकॉर्डिंग टू this law, if two adjacent sides of any triangle represent the टू डिफरेंट वेक्टर, टू डिफरेंट या सेम भी कर सकते हो, सेम नहीं हो सकता, टू डिफरेंट वेक्टर, देन देयर सम मतलब रिजल्टेंट वेक्टर will be represented by third side, will be represented by third side। कहने का मतलब एक बना लो सेंस ऑफ रोटेशन, मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर। ए एडजेसेंट साइड है, ये दोनों साइड अगल बगल में है ना। ये एडजेसेंट साइड दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस फोटो में आपको देखना है भाई साहब, ठीक ना, दो अलग अलग वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो तीसरा साइड क्या होना चाहिए? इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, लेकिन कब? जब सेंस ऑफ रोटेशन करेक्ट हो, मतलब इसका ऐसे और इसका भी ऐसे और इसका ऐसे। इस पर 3-4 क्वेश्चन करवा दूंगा, 3-4 ऑर्डर बता दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं होगी। पहले फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं ऑर्डर का खेल करता हूँ। स्क्रीनशॉट ले रखा है, चलो मैं ऑर्डर बता देता हूँ। अब ऑर्डर पे कैसे करेक्ट ऑर्डर कैसे समझेंगे? व्हाट इज करेक्ट ऑर्डर? कि दो जिनको जोड़ रहे हैं उनका सेंस ऑफ रोटेशन सेम होना चाहिए और उसके ठीक विपरीत होना चाहिए जो रिजल्ट के बराबर है। उसके ठीक विपरीत होना चाहिए जो रिजल्ट के बराबर है। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और लॉ बोलते हैं, लॉ में मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और रिजल्टेंट वेक्टर जो आर है उसका मैग्नीट्यूड। मान लो ए और बी जोड़ने के बाद क्या आ गया? आर आ गया। तो आर जो आया ना तो वेक्टर फॉर्म में, तो आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा और आर का डायरेक्शन क्या होगा? तो आर तो हमें पता थोड़ी आर क्या है, तो आर ही निकालना क्या कहलाता है? जोड़ना। जैसे 4 और 7 जोड़ के हम 11 बोलते हैं, तो 11 मान लो रिजल्टेंट है। तो आप हम लोग मैथमेटिक्स जानते हैं ना, 4 और 7 11 होता है, तो 11 रिजल्टेंट है। तो आपको पता है कि 11 क्या है? तो पता है तब तो, और हमें तो आर पता ही नहीं है, तो वहां पे आर 11 पता कर ली, यहाँ पे आर क्या होगा वो भी पता करना है। लेकिन सबसे पहले करेक्ट ऑर्डर देख लो। मान लो ट्रायंगल्स है, डिफरेंट ट्रायंगल्स में बना रहा हूँ, और मान लो वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और वेक्टर सी है। ध्यान से देखना, एरो हेड और टेल को देखिए और बोलिए किसका किन दो का सम तीसरे के बराबर होगा। तो सबसे पहले तुमने कहा कि सर एडिशन साइड कोई दो खोजिए, सर इसको पकड़िए। ऑर्डर थोड़ा गलत हो गया, एक बार देखिए फिर से। तुमने कहा सर इसको पकड़िए, मैंने कहा नहीं, देखो इसको पकड़ेंगे तो सेंस ऑफ रोटेशन सेम नहीं है। देखो इसका सेंस ऑफ रोटेशन किधर है? ऐसे,
और इसका सेंस ऑफ रोटेशन कैसे, ऐसे, और इसका सेंस ऑफ रोटेशन किसका है, ऐसे। तो बताओ किन दो का सम तीसरे के बराबर लग रहा है, कौन दो लग रहा है कि सेम सेंस में है और एक उल्टा सेंस में। तुमने कहा सर बी वाला और सर सी वाला सेम लग रहा है और ए वाला अपोजिट लग रहा है, तो सर मैं ऐसे कर सकता हूँ कि वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी किसके बराबर होगा, वेक्टर ए के बराबर। मैंने कहा हाँ सही। आप सबसे पहले हर वर्टेक्स पे इसके नीचे यहाँ लिख लेना, यहाँ लिख लेना वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन सेम है और किसका उल्टा है भाई साहब, ए का, तो ए का उल्टा है तो उल्टे वाले के बराबर होगा। अब ऐसे ही ऐसे तुमको 2-3 मैं दे देता हूँ, आप बना के दिखाओ जल्दी से, है ना, बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ताकि मुझे भी पता चले कि तुम लोग देखते हो या नहीं। ए मान लो वेक्टर ए, बी मान लो ए वेक्टर सी है, ये वाला ये वाला ये वाला, है ना, किसका किसका सम, ये मान लो वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, अब मान लो ये हेड है, ये हेड है, ये हेड, ना 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 इसको मान लेता, ठीक, ध्यान से देखना, यहाँ दोनों टेल है। तो पता नहीं तुम लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि नहीं, मैं ही बता देता हूँ। हर वर्टेक्स के बाद देखो ए इधर घूम रहा है, ये इधर घूम रहा है और ये इधर घूम रहा है, किन दो का सेम है, तो सी और बी का सर सेम सेंस में घूम रहा है ऐसे, और ए उल्टा, तो क्या कहेंगे सर, वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए। गुड, मैंने कहा हाँ सर। इस वाले में बताओ, तो तुमने कहा सर ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है और ये वाला ऐसे घूम रहा है, तो किन दो का सेम है, तुमने कहा सर ए और सी सेम ऐसे घूम रहा है और बी उसके उल्टा, तो सर मैंने कहा कि अच्छा वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए बी। तो तुमने समझा कि करेक्ट ऑर्डर क्या होता है, जिन दो को जोड़ रहे हैं उसका सेंस रिजल्टेंट के अपोजिट होना चाहिए, तभी ये ट्रायंगल्स लॉ वैलिड होगा, तभी ट्रायंगल्स लॉ का थ्योरी, ट्रायंगल्स लॉ सब कुछ पता होगा। अदरवाइज हम लोग ट्रायंगल्स लॉ के बारे में कमेंट नहीं कर सकते हैं, हमारा कहना गलत होगा कि किन दो का सम तीसरे के बराबर है। चलो तुमने कहा ठीक है सर, मैं आपकी बात को मानता हूँ, लेकिन आप सर आप रिजल्टेंट वेक्टर का डेरिवेशन करके बता दो मैथमेटिकल। मैंने कहा ठीक है, इसको मिटा दिया जाए। तुमने कहा हाँ सर मिटा लो, आपकी मर्जी। जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है, ऐसा रिजल्टेंट वेक्टर आर, इसका थोड़ा तामझाम हम लोग करेंगे। तामझाम करने का क्या मतलब होता है, तामझाम करने का मतलब देखते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर आर है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है उसका डायरेक्शन क्या होगा। एक चीज आपको पाइथागोरस आना चाहिए भाई साहब, प्रूफ जानने के लिए 9th वाला 10th वाला पाइथागोरस आना चाहिए, नहीं आता है तो फिर बकलोल हो, आप जाके पाइथागोरस थ्योरम देख लेना क्या होता है। स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, इसी को हम लोग बोलते हैं भाई साहब क्या बोलते हैं, पाइथागोरस। तुमने कहा ओके सर, आई डोंट माइंड, हु माइंड। मैंने कहा थोड़ा सा मुझे रेड इंक या ब्लू इंक की जरूरत है, सो देख लो आ गया। मैंने बोला दो वेक्टर आपको लेना है, वेक्टर ए ये वाला और वेक्टर बी ये वाला। वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, ठीक। और ट्रायंगल बनाना है तो ये वेक्टर मैं लेता हूँ, ए रिजल्टेंट वेक्टर आर है। तो कहोगे अकॉर्डिंग टू द फिगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी किसके बराबर होगा, वेक्टर आर के बराबर होगा। इसमें कोई दो राय, तुमने कहा ना सर ना ना ना, मैंने कहा ए और बी के बीच में एंगल क्या है, तुम अगर ए वाला एंगल देते हो तो तुम बकलोल हो, क्योंकि यहाँ हेड और टेल है, आपको टेल टेल चाहिए। तो हम लोग इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हैं, तो ए वाला वेक्टर यहाँ पर आ जाएगा, तो ये वाला होगा एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा नहीं होगा, भूल के भी ये वाला एंगल थीटा नहीं समझना है। तो ए और बी वेक्टर मिल गया, वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल क्या है, थीटा। अब हम लोग यहाँ पर करेंगे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ, क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस, क्या नाम देते हैं, पी क्यू आर एस। अब इस ट्रायंगल में हम लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे, पी क्यू किसके बराबर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर के बराबर। पी क्यू किसके बराबर है, रिजल्टेंट वेक्टर के बराबर। तुमने कहा ठीक है सर। पी एस किसके बराबर है, तो तुमने कहा सर ए वेक्टर के बराबर। मैंने कहा ओके।
ओके, मैंने कहा ध्यान से देखना, क्या देखना है भान साहब, ध्यान से आपको, क्यू आर किसके बराबर है? तो क्यू आर किसी के बराबर नहीं है सर, क्यू आर कोई वेक्टर के बराबर नहीं है। मैंने कहा ठीक है, क्यू आर किसी वेक्टर के बराबर नहीं है, क्यू आर को क्यू आर ही जाने देंगे, एस आर को एस आर ही जाने देंगे, कोई बात नहीं। अब थोड़ा हम लोग एक छोटे वाले ट्रायंगल्स में आएंगे। नाउ अब इन ट्रायंगल SRQ वाले ट्रायंगल में अगर ये परपेंडिकुलर है तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे साइन थीटा, लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है? क्यू आर अपॉन हाइपोटेनस, ये वाला। तो ये वाला का मैग्नीट्यूड बी होगा, मान लेते हैं जो वेक्टर बी है उसका मैग्नीट्यूड क्या है? बी। अरे तीर की लंबाई, एरो का लेंथ क्या बताता है? मैग्नीट्यूड बताता है ना। तो मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगा? एरो के लेंथ से, और यहाँ से यहाँ तक लेंथ वही ना, इसलिए बी मान लिया। तो मैं लिख सकता हूँ क्यू आर के बदले कहीं भी अगर क्यू आर मिलेगा तो मैं लिखूंगा बी साइन थीटा। क्यू आर के बदले मैं कहीं भी क्या लिखूंगा? बी साइन थीटा। एंड अगर मैं कॉस थीटा लिखना चाहूँ तो क्या कहोगे? सर बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारा क्या है? एस आर, और हाइपोटेनस फिर से बी। तो कहीं भी मुझे एस आर मिलेगा तो एस आर की जगह क्या लिखूंगा? तुम कहोगे सर बी कॉस थीटा। आपको कहीं भी एस आर मिल जाए सर, आप बी कॉस थीटा धरलेस लिखना, और कहीं भी सर आपको क्यू आर मिल जाए तो आप बी कॉस साइन थीटा धरलेस लिखना। मैंने कहा ओके। अब बड़े वाला ट्रायंगल में देखो। नाउ इन ट्रायंगल PQR, बड़े वाले ट्रायंगल की बात करेंगे। कौन बड़ा वाला ट्रायंगल? PQR। क्या लिख सकते हैं पाइथागोरस से कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारा क्या है? PQ का स्क्वायर। तो तुम लिखोगे PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू सर परपेंडिकुलर क्या है? QR का स्क्वायर प्लस सर PR का स्क्वायर, PR का स्क्वायर। मैंने कहा गुड। थोड़ा एक और स्टेप आगे बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा जाएगा, पेशेंस रखना है और अच्छे से देखना है। तुमने कहा ओके सर आई डोंट केयर, आप बस बताते चलो। PQ हमारे किसके पास है? R के बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि R का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ किसके बराबर है? R। जब वेक्टर लेंगे तो PQ वेक्टर है, दोनों तरफ तब वेक्टर चला है, वेक्टर हटा दिया ऐसा तो मैग्नीट्यूड R मान लेंगे, R है। ठीक, तो याद रखना PQ ले रहे हैं तो सिर्फ R का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? QR। QR के बदले मैंने क्या बोला लिखने के लिए? B साइन थीटा। तो B साइन थीटा का होल स्क्वायर। तुमने कहा ओके सर। PR, ध्यान से देखना, ये जो PR है ये क्या है? PS प्लस SR, PS प्लस SR। PS आपका वेक्टर A का मैग्नीट्यूड है, तो क्या कहोगे? A प्लस SR का स्क्वायर, SR, और इन दोनों का स्क्वायर, इन दोनों का क्या है? स्क्वायर। अब देखना SR की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? B साइन थीटा। SR की जगह मैं लिखूंगा B साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसका क्या होगा भाई साहब? होल स्क्वायर। खत्म कहानी। A प्लस B का होल स्क्वायर से इसको तोड़ो तो R स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये तो नहीं टूटेगा, A वाला टूटेगा। A प्लस बी का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर होता है, तो A स्क्वायर करो तो A स्क्वायर कर दिया। B स्क्वायर करोगे तो क्या करोगे? B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2A, और B की जगह B साइन थीटा। ओ एक मिनट भाई साहब, SR का वैल्यू मैंने गलत लिखा है। SR है B cos थीटा है, तो B cos थीटा का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब? B cos स्क्वायर थीटा, और ये क्या होगा? साइन थीटा की जगह क्या होगा? cos थीटा। It's printing mistake, so don't care, so don't mind, you should don't mind. Okay. तुमने कहा कि सर ठीक है R स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर कहाँ दिख रहा है सर? उधर कॉमन कर दो, यहाँ B स्क्वायर, यहाँ B स्क्वायर। तो B स्क्वायर पहले A स्क्वायर बेचारा अकेले हटा दो इसको, A स्क्वायर को अलग कर दिया। B स्क्वायर कॉमन दिख रहा था, इसको लिया। B स्क्वायर इसमें भी कॉमन, इसमें भी है, तो कॉमन कर देंगे तो इधर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा? इज इक्वल टू नहीं है, प्लस 2AB cos थीटा। मेरे मास्टर ने पढ़ाया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। पता नहीं तुम लोग अगर 2 पढ़े हो तो अलग बात है, मैं तो पढ़ता हूँ 1 होता है। इसका वैल्यू हमेशा क्या हो जाता है? 1। तो R स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB
कॉस थीटा। तो आर का फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूला को आपको नींद में भी याद रखना है कि नींद में भी कोई तुम्हें जगा दे और पूछे रिजल्टेंट का फॉर्मूला बताओ, तो नींद जगने से पहले बोलोगे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तभी अच्छे से जाके कुछ प्रैक्टिस होगा। पूरे 11th 12th हर जगह वेक्टर काम देता भाई साहब। वेक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड फॉर 11th 12th ग्रेजुएशन, इवन इंजीनियरिंग करोगे वहां भी वेक्टर काम देगा। हाँ, अलग हो जाता है वेक्टर का, डाइवर्जेंट होता है, कर्ल होता है, बहुत सारा चीज होता है, वो अलग चीज है, लेकिन वेक्टर छोड़ेगा भाई साहब आपको नहीं। तो इस बात का ख्याल रखेंगे। रिजल्टेंट आर इज रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। तो हम लोग ए और बी को जोड़ के आर निकाल रहे थे, तो आर का मैग्नीट्यूड आया। आर का क्या आया? मैग्नीट्यूड आया। लेकिन आर तो वेक्टर है, डायरेक्शन भी पता चलना चाहिए सर। तो मैंने बोला ठीक है, डायरेक्शन थोड़ा मैं देख लूं स्क्रीन में नीचे तक आ रहा है या नहीं। आ रहा है भाई साहब, मैं कर सकता हूँ। तो देखो ध्यान से, मैं मान लेता हूँ जो रिजल्टेंट वेक्टर है, वेक्टर आर है, वो पहले वाले वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। तो मैं यहाँ बड़े वाले ट्रायंगल में लिख सकता हूँ tan अल्फा। बड़े वाले ट्रायंगल में क्या लिख सकते हो? tan। बड़ा वाला ट्रायंगल, तो tan का क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? QR। बेस क्या है? PR। तो QR का वैल्यू कितना भाई साहब? b sin थीटा। b sin थीटा। PS का वैल्यू कितना है? PR का वैल्यू a प्लस बी कॉस थीटा। a प्लस बी कॉस थीटा। तुमने कहा हाँ सर, तो ये एंगल क्या बताता है? तुम कहोगे एंगल डायरेक्शन कैसे बताएगा? मैंने कहा कि देखो, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल पर फेंकना है, तो तुम्हें डायरेक्शन बता रहा हूँ नहीं, मैं करूँ हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री पर फेंकना, मतलब तुम्हें बता रहा हूँ ऊपर की तरफ। हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री डाउनवर्ड फेंकना है, नीचे की तरफ। तो थीटा आपका एंगल बताता है। तो tan थीटा पता है तो एंगल पता। अब यहाँ कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है कि आपको tan अल्फा है ना, तो याद रखना कहीं ऐसे लिखा रहता है, मैं इधर बता दूं सबसे इधर, कि अल्फा इज इक्वल टू ऐसे लिखा जाता है tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो टेंशन वाली बात नहीं, ये नया तरीका है, आप 11th में आपको नहीं पता है, जब 12th में जाओगे तो पता आ जाएगा। एंगल लिखने का तरीका है, इधर देखो, इधर tan प्रोडक्ट में है ना, इधर आके डिवीजन में आ जाता है, तो डिवीजन नहीं होता, वो रेसिप्रोकल होता है, वो इनवर्स होता है। क्या होता है? इनवर्स। तो टेंशन वाली बात है, इसको देख के ना, और सर क्या यहाँ पे ये दिया है, आप तो ये पढ़ाए हुए, ऐसा टेंशन वाली बात नहीं रखनी है। बात दोनों बराबर है, अलग अलग। मैंने कहा दोनों बात बराबर है भाई साहब, आगे बढ़ू क्या? तुमने कहा हाँ सर बढ़ जाओ, फिर अच्छी बात है बढ़ जाओ। तुमने कहा, मैंने सुना और इसको मिटा दिया। तो मैं एक बार समराइज कर दूं कि हम लोग क्या निकाल रहे हैं। दो वेक्टर ए और बी को जोड़े, तो जोड़ने के बाद हमारा वेक्टर आया आर। तो अब मान लो मैं वेक्टर इसको बता दूं ए और बी है, इसको जोड़ने के बाद वेक्टर आ रहा है, तो आर के बारे में हम लोग कमेंट करेंगे कि आर वेक्टर कैसा है। तो वेक्टर है तो दो ही चीज कमेंट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड के बारे में कमेंट किया कि आर इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और एंगल के बारे में कमेंट करा मैंने b sin थीटा बने प्लस b cos थीटा। तो जब भी दो वेक्टर के बीच का तुम्हें रिजल्टेंट निकालना होगा, तो आपको क्या पहले से पता होना चाहिए भाई सर? एंगल। एंगल पता होगा तब होगा, नहीं पता होगा नहीं होगा। इस बात का ख्याल रखेंगे कि एंगल बिटवीन वेक्टर आपको पता है, तभी आप रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हो। अगर नहीं पता है तो रिजल्टेंट वेक्टर आपके लिए निकालना पॉसिबल नहीं है। और जिन दो वेक्टर को जोड़ रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड पहले से पता होना चाहिए। जब तक एक आध क्वेश्चन नहीं करेंगे आइडिया क्लियर होगा नहीं। तो चलो फटाक से एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना भाई साहब। मान लो वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है 10√2, बी का मैग्नीट्यूड है 10। बी का मैग्नीट्यूड क्या है? 10। इनके बीच का एंगल थीटा 45 डिग्री है। कितना डिग्री है? 45 डिग्री। मैं पूछता हूँ रिजल्टेंट निकालो आर, तो तुम क्या लिखोगे? सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हम कदम सर ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर दो तो 200 हो जाएगा। 100√2 है तो 200। इसका बी का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 प्लस 2। ए का बदले 10√2, बी के बदले 10, और cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2।
सो √2 से √2 कैंसिल, इधर क्या निकलेगा 200, इधर 200 और इधर 100, तो कितना हो गया भाई 500। रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कितना आएगा तो 10√5। मैग्नीट्यूड कितना आ गया भाई साहब 10√5। डायरेक्शन पूछिए, मान लो tan अल्फा पूछ रहा है तो कहोगे सर tan अल्फा बहुत निकालना बहुत आसान है सर, b sin थीटा, तो b a है तो b कितना tan sin 45 का वैल्यू 1/√2 b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। a कितना भाई साहब 10√2 प्लस b cos थीटा, तो b है तुम्हारा 10/1/√2। अब इसको कैलकुलेट करना है, यहाँ प्रोडक्ट करेंगे तो हम लोग 5√2 लिख सकते हैं डायरेक्ट। क्या लिख सकते हैं 5√2। ध्यान से देखो 10√2 5√2 कितना हो जाएगा 15√2 और यहाँ 5√2, तो 5√2 अपॉन 15√2 से √2 कैंसिल 5 3 जा तो आया 1/3। तो tan अल्फा का वैल्यू 1/3 आपको पता नहीं, tan 45 1 होता है, tan 1/3 आपको नहीं पता है। tan 1 अगर लिखा रहे तो आप कहोगे 45 डिग्री सर एंगल, अगर मान लो सर √3 लिखा रहे तो मैं समझूंगा 60 डिग्री, 1/√3 तो मैं समझूंगा 30 डिग्री, लेकिन 1/3 आपको कोई समझने का है नहीं। तो आंसर में जब भी आपके आंसर में देगा एंगल तो कैसे देगा, ऐसे देगा here therefore अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3 ऐसे करके देगा। तो टेंशन वाली बात नहीं, एक क्वेश्चन से हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो प्रॉब्लम प्रैक्टिस होगा एडिशन ऑफ वेक्टर पे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो क्या होगा प्रॉब्लम प्रैक्टिस, कौन से एडिशन ऑफ वेक्टर पे, और एक बार बहुत अच्छे से प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे तब थ्योरी जाके थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और जब प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेंगे फिर हम लोग आएंगे कंपोनेंट फॉर्म। अभी तो 2 और रूल है ना, फिर सब्ट्रैक्शन भी पढ़ना है, फिर कंपोनेंट मैं देखूंगा। अगर कंपोनेंट में समझू कि काइनेमेटिक्स उधर चल रहा है, ऑनलाइन काइनेमेटिक्स चल रहा है, तो अगर कंपोनेंट की जरूरत है तो मैं हो सकता है एडिशन ऑफ वेक्टर के इस रूल के बाद कंपोनेंट पढ़ा दूं और फिर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा बात बाकी। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा रहे तो मैक्सिमम शेयर करो भाई साहब। मेरे चैनल का ग्रो उतना नहीं हो रहा है जितना बाकी लोगों के चैनल का ग्रो होता है। सो मैं इनिशिएटर हूँ, तो आप क्या करोगे, मैक्सिमम चैनल को सब्सक्रिप्शन करवाओ, शेयर करो। वीडियो अच्छा लगे तो इट्स माय क्राइटेरिया, अगर वीडियो अच्छा लगे कि इन्फॉर्मेटिव है, लगे कि तुम्हें काम दे सकता है, फर्दर भी पीछे भी बहुत सारा वीडियो मैंने 11th का बना के रखा है, तो आप जाके उधर देखो, फिजिकल वर्ल्ड, फिर ऑनलाइन क्लासेस जो चलती है बेसिक मैथमेटिक्स, ये सारा चीज। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।